कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि वो जहां गए हैं मैं जाऊं। जो मौजूदा हुकूमत है किस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं पर काबिज है और उसका क्रूर से क्रूरतम चेहरा एक एक करके सामने आते जा रहा है। तरदीदे मजालिम जब कुछ बन न पड़े जालिम, मजलूम ही पर कोई इल्जाम लगा देना। सेकुलरिज्म को अगर भारत के संविधान से निकाल दिया जाए, इसका मतलब उसकी आत्मा निकल गई कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से तो गिला है, लेकिन तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। बीजेपी जो हमारी गर्दन पर तलवार रखे हुए है, हमारा बुलडोजर चला रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, और उसकी हिमाकत देखिए कि घर घर जाकर के कह रहा है पसमानदा। अभी जो हालात हैं, वो जो मनुवाद है, जो कारपोरेट है, वो फासिज्म के रास्ते पर है, बल्कि कहिए कि हमारे दरवाजे पर है। और उसकी एक मिसाल, वैसे पहले से इसके संकेत मिल रहे थे, लेकिन कल जो हुआ राहुल जी के साथ, तो ये बताता है कि इससे भी विभत्स रूप अभी सामने आना बाकी है। कांग्रेस के लोगों ने कहा है, राहुल जी ने भी कहा है कि डरेंगे नहीं। मैं आशावादी हूँ और हम समझते हैं कि देश को और हम लोगों को डरेंगे नहीं के साथ साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, इसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, अभी राहुल जी सदस्यता उनकी खत्म हुई है। मेरी और शरद यादव जी की सदस्यता तो 2017 में खत्म हो गई। और क्या मामला था? राहुल जी विदेश में भाषण किए हैं या गुजरात में जाकर भाषण किए हैं या अडानी का सवाल उठाए हैं, वो तो कुछ बड़ा सवाल है। बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा था, जब हमारे नेता नीतीश कुमार जिस पार्टी में मैं था, रातों रात पाला बदल करके और बीजेपी लेड एनडीए में चले गए थे, तो हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि वो जहां गए हैं मैं जाऊं। इतना ही कहा। मैंने कोई पार्टी के किसी व्हीप का उल्लंघन नहीं किया था। पार्लियामेंट का फ्लो क्रॉस नहीं किया था। कायदे से सदस्यता जानी नहीं चाहिए, लेकिन सदस्यता गई। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, हाई कोर्ट में भी। मैं तो नहीं चाहता था। मैं तो इस सत्ता के चरित्र को बखूबी समझ रहा था, लेकिन शरद जी का आग्रह था, तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह गए, वहां से भी न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए कि मनुवाद, कारपोरेट, फासिज्म, जो मौजूदा हुकूमत है किस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं पर काबिज है और उसका क्रूर से क्रूरतम चेहरा एक एक करके सामने आते जा रहा है। क्या रास्ता है, कैसे हम लोग लड़े? मेरा मानना है कि अच्छी बात है कि राहुल जी की को निकाले जाने से पार्लियामेंट में एक कंसेंसस अपोजिशन पार्टियों में बना है
लेकिन मेरा मानना है कि इतना ही काफी नहीं है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों, विपक्ष के दलों की एकजुटता ही काफी नहीं है। हमारी अपेक्षा ये है, देश की अपेक्षा ये है कि ये राजनीतिक दल एक अल्टरनेटिव एजेंडा के साथ सामने आवे और न सिर्फ अपोजिशन यूनिटी, बल्कि वो तो सारे अपोजिशन की यूनिटी प्रैक्टिकल नहीं है। लोग इधर उधर भागेंगे। अभी एक मसले पर एक दिख रहे हैं, लेकिन कब दाहिने से बाएं से कौन इधर उधर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है अपोजिशन। इसलिए आवाम पर भरोसा करके, जनता पर भरोसा करके और एक अल्टरनेटिव एजेंडा के साथ जनता के बीच जाना चाहिए। और एक ही साल बाकी है, फिर 2024 जो भी हमारी जमहूरियत है, जैसी भी है, उसमें कई चुनाव प्रणाली है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है, उसमें कई तरह की खामियां हैं, तब्दीली की भी जरूरत है आज। लेकिन जो भी हमारी चुनाव प्रणाली है, जो भी हमारा संविधान है, इस तरह की हमारी जमहूरियत है, उसके तहत 2024 का चुनाव शायद आखिरी चुनाव होगा। अगर इसमें लोग चूके, क्यों चूके हम कहते हैं, क्यों आशंका होती है? रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहन जी ने और ये हमारे साथी आम आदमी पार्टी के संजय जी ने सारी बातें कही। तमाम बातों को हम अक्षरशः समर्थन करते, लेकिन हमारा कहना है कि हम लोगों में भी आइडियोलॉजिकल डेविएशन आया है। आइडियोलॉजिकल डेविएशन आया है। दिल्ली में दंगा हुआ, सेकुलर पार्टियां, सबके हेडक्वार्टर यहां है। एनआरसी सीए का मूवमेंट चल रहा था, महिलाएं थी, सिविल सोसाइटी के लोग थे। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वे ट्वीट करने, पार्लियामेंट में सवाल उठाने, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से काम नहीं चलने वाला। किस तरह से दुनिया में, दुनिया का इतिहास है, महिलाएं जो नकाबपोश महिलाएं हैं, बुर्का में वाली महिलाएं हैं, वो उतरी थी बड़े पैमाने। लेकिन किस तरह से दिल्ली को एक दंगे की आग में, प्रायोजित दंगे की आग में झोंका गया। सेकुलर पार्टियों के लोग क्यों नहीं निकले? उस समय तो यूपी का हमारे संजय भाई चले गए, दिल्ली का ताजा ताजा चुनाव हुआ। कहां यहां की सरकार ने की? कहां उन पार्टियों के दफ्तर के लोग अपने हाथ में झंडा लेके निकले? कहां दो चार लोग पत्थरबाज चलता, मारे भी जाते तो शायद ये स्थिति वहीं चेक होती। तो पहले आप नहीं लड़िएगा, लीडर्स नहीं लड़ेंगे और जनता से आप उम्मीद करेंगे कि जनता खुद आ करके आवे, तो कैसे हो? नेताओं पर, बड़े नेताओं पर बात आती है, थोड़ी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये कुछ सुनने वाले नहीं। अभी जो मौजूदा हुकूमत कुछ सुनने वाले नहीं है, बल्कि उल्टे आपको, वो है ना एक शेर, तरदीदे मजालिम जब कुछ बनना पड़े जालिम, मजलूम ही पर कोई इल्जाम लगा देना। तो वही हो रहा, जो जालिम है उसकी जालिमाना हरकतें, अगर उसका कोई जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं है, तो वो जो मजलूम पर है या सामने वाले पर कोई इल्जाम लगा देता। तो क्या हुआ? क्यों नहीं लोग निकलते हैं? तो ये आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी है, ये डिविएशन है। साफ हिंदुत्व
ये डिविएशन है। क्यों उस रास्ते पर? वो उसका खेल है, उसका चाहे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी पार्टियां हो, ये उनका खेल है, उनका खेल है। उनके रास्ते को आप अपना करके उसको मार्क नहीं दे सकते। आपको जनता में जाना है। फासिज्म का जो तरीका है, फासिज्म का जो तरीका है, हिटलर का जो तरीका है, एक तो जो स्वतंत्र विचार के लोग हैं, जो बोलने वाले हैं, जिनको सही और गलत की तमीज न सिर्फ तमीज है बल्कि वो बोलते हैं, वो लड़ते हैं, उनकी जुबान बंद करना, उनको खत्म करना उनकी कोशिश होती है। और दूसरी उसकी कोशिश होती है कि जो समाज के सबसे जो गरीब और कमजोर तबके हैं उनको गुमराह करना, उनको लालच देना, उनको डरवाना। और ये काम हो रहा है। ये 5 किलो जो अनाज है किसी के बाप का घर का है, लेकिन मुफ्त अनाज चुनाव के समय में हम लोगों ने देखा, बिहार में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, गांव में जाकर के बोलते थे कि अगर योगी जी नहीं जीतेंगे, मोदी जी नहीं जीतेंगे तो 5 किलो अनाज ये बंद हो जाएगा। बेचारा डर जाता। आप घर बैठे बैठे अगर उनके बीच नहीं जाइएगा तो आप उनको कैसे समझाइएगा? कोई 2-4 में 85 करोड़ लोगों को ऐसा किया जा रहा। तो लाभार्थी और लोभार्थी 2 तरह की श्रेणी ये बना रही है सरकार। ये पसमानदा की बात कर रही है सरकार, पसमानदा आउटरीच की बात कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है जो मार काट कर रहा है वो जनता के बीच जा रहा। आरएसएस बीजेपी के लोग घर घर जा रहे हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियों के लोग हैं वो तो मुसलमान छोड़ दीजिए, सेकुलरिज्म जो है वो तो संविधान का शब्द है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं, मैं वामपंथी दलों को अगर छोड़ भी दें तो जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सेकुलरिज्म का नाम अपनी जुबान से लाने से डरती है वो, और वो समझती है, गलत समझती है कि सेकुलरिज्म कहने से और कम्युनलिज्म का रास्ता हमवार होता है, आगे बढ़ता। तो आप सेकुलरिज्म को अगर भारत के संविधान से निकाल दिया जाए, इसका मतलब उसकी आत्मा निकल गई, उसकी रूह निकल गई, वो एक नरकंकाल बच जाता है। तब तो वो एक थियोक्रेटिक स्टेट होगा, और खुलेआम थियोक्रेटिक स्टेट की बात हो रही है। हम तो कहते हैं, जो हमारे लोग जो पसमानदा के नाम पर जा रहे हैं, हम तो गांव अभी पुणे से आया हूं, रात भर देर रात पहुंचा हूं, ठीक से सोया भी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जो जिनको अनाज दे रहा है, जिनको जैसे है ना महल्ले का कोई गुंडा हो, कोई बाहुबली हो, जिससे लोग डरते हो, अगर वो आपके आकर के कंधे पर हाथ रख दे और कहेंगे घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, पसमानदा मुसलमानों के साथ ऐसे ही हो रहा है, दलितों के साथ ऐसे ही हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ ऐसे ही हो रहा है, उनको सहलाने की 2024 के लिए हो रहा। एक ही चुनाव बाकी है, एक तो इसके बाद तो अगर वो सफल हुआ तो फिर दूसरे चुनाव की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो हम तो अपने लोगों को आगाह करते हैं, कहते हैं कि भाई देखो ये 5 किलो अनाज और इसका पसमानदा आउटरीच, पसमानदा स्नेह यात्रा के फेरे में बताओ। उनको एक शेर हम कहते हैं जो आपको भी सुनाते हैं, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार। लेकिन एक चीज करते, अपोजिशन पार्टियों से भी हमारी शिकायत, लेकिन कंस्ट्रक्टिव है, हम उन्हीं को वोट देते हैं, इसीलिए हमारी उनसे भी हमारा कुछ उनसे भी अपेक्षा है। तो उनको हम कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से तो गिला है, थोड़ा सा हम इसमें एमेंट कर रहे हैं,
हमें रहजनों से तो गिला है, लेकिन तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हमको बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, हमको वोट देते हैं कांग्रेस को, हम तो वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वो क्यों डरते हैं? वो क्यों नहीं लड़ने के लिए मजबूती से तैयार होते हैं? कोई बड़ी कामयाबी, हर मोर्चे पर मोदी विफल हुए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश को बेचा जा रहा है, लेकिन डट करके, गांधी की तरह डट करके, नोआखाली से लेकर के हमारे बिहार में जो दंगा हुआ, गांधी किस तरह से आगे आते हैं, किस तरह से पंडित नेहरू स्टैंड लेते हैं, उस तरह से स्टैंड लेने की जरूरत। दिल्ली का दंगा हुआ, बार बार पीस उठती है, एनआरसी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। जिस तरह से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या आपको ये आदमी भी नौजवानों का, तो ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इनसे भी हमारी अपेक्षा है और इनसे उम्मीद भी है। शायद ये ट्रिगर पॉइंट, आपने ठीक कहा कि ट्रिगर पॉइंट बने। राहुल जी बड़े नेता हैं और 100 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म में है अभी। शायद ये ट्रिगर पॉइंट बने, हमारी तो ये अपेक्षा है कि ये ट्रिगर पॉइंट बने, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के जोड़ तोड़ पर, सिद्धांत विहीन रास्ते से चल करके, अवसरवादी रास्ते से चल कर, सत्ता के असली चरित्र को बिना समझे हुए सिर्फ ये समझेंगे कि उसको ऊप करके बीजेपी से लोग ऊप जाएंगे और हमारे पास आपसे आप चले आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। गो टू दी मैसेज मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखे, किसी समस्या का हल नहीं सूझे, तो गो टू दी मैसेज, आवाम के बीच जाओ, लर्न फ्रॉम दी मैसेज, आवाम से सीखो एंड देन टीच दी मैसेज। इस फासिज्म से मुकाबले के लिए जनता को छोड़कर, दलितों को छोड़कर, पिछड़ों को छोड़कर, अति पिछड़ों को छोड़कर, पसमानदा मुसलमानों को छोड़कर, बहुजन को छोड़कर आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बहुत बड़ा 20-25% जो लोग हैं, 20-25% लोगों पर उसके काफी प्रगतिशील लोग हैं, काफी इस खतरे को समझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस सम्मेलन के आयोजक भी ऐसे लोग हैं, पांडे जी हमारे मित्र हैं, लेकिन 20-25 लोगों पर, 5% लोगों पर उसका मुस्तकिल, उसके दिमाग पर कब्जा हो गया। वही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नारे के बीच या आरक्षण के सवाल को लेकर के वो लोग खुश होते हैं। तो ऐसे में जो तबका नीचे का है उसके पास जाना होगा, उस पर भरोसा करना होगा और जो रोज जाना होगा। जिस तरह से आरएसएस, बीजेपी जो हमारी गर्दन पर तलवार रखे हुए है, हमारा बुलडोजर चला रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, और उसकी हिमाकत देखिए कि घर घर जाकर के कह रहा है पसमानदा आउटरीच हम कर रहे हैं। अगर 5% भी उसने पेनिट्रेट कर दिया इस तबके में, तो हम कहना चाहते हैं कि सारा पार्टियों का जोड़ तोड़ 5% का मतलब होता है इलेक्टोरली कि 10% का मार करेगा। अगर ये सफल हो गए, इस 5% में भी सफल हो गए, अति पिछड़ों के नाम पर, पसमानदा मुसलमानों के नाम पर अगर सफल हो गए, तो आप जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं उससे ज्यादा, भले उसकी सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपसे ज्यादा वो कोशिश कर रहा है। तो उस रास्ते को समझिए, वो फील्ड आपका है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व का फील्ड है वो फील्ड आपका नहीं है। आपका फील्ड ये है कि आप सोशल जस्टिस के रास्ते पर चलिए, आप मनुवाद के खतरे और फासिज्म से उसके रास्ते को और कारपोरेट के उससे गठजोड़ को, जिसके जरिए देश को लूट रहा है, उसके पर्व चरित्र को ठीक समझना होगा, आइडियोलॉजिकल फुटिंग पर जाकर के समझना होगा और जनता पर विश्वास करके उसमें जाना होगा, तभी आप लड़ सकते। बहुत बहुत
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।